Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Divya Morwal, your physics teacher at Motion Education. I hope you all are doing well, you all are fit and fine. आप बहुत ही बढ़िया से बोर्ड की प्रिपरेशन कर लें, because since हमने बहुत बड़े बड़े चैप्टर ना एकदम ऐसे खत्म कर लिए, लाइट देखो हमारा कंप्लीट, मैग्नेटिज्म कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट, अब हम आ जाते हैं हमारे ह्यूमन आई के टॉपिक पर. ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऐसा समझते हैं कि ये लाइट वाला ही पार्ट है. दो इट इज कि लाइट का एक पार्ट होता है, जनरली साथ ही में पढ़ाया जाता है स्कूल्स में भी और हर जगह, बट यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से डील करने वाले हैं, बिकॉज बोर्ड्स में ये देखा गया है कि ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से, उसकी वर्किंग से, प्रिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है. क्यों? रीजन मैं बताती हूँ. देखिए, यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो हमेशा बोर्ड्स में पूछे गए हैं, प्लस आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया है, राइट? यू नो दैट. अब उस सैंपल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड किया गया है, वो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर लिए हैं. क्लियर? सो यहाँ पर ह्यूमन आई में आज हम कौन से टॉपिक्स को डील करने वाले हैं वो देखते हैं. देखिए, टॉपिक बहुत ही आसान है. हम क्या करेंगे ना, ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट की वर्किंग, प्लस उसके बारे में एक दो लाइन्स हम याद रख लेंगे, प्लस उसकी वर्किंग देखेंगे और बहुत सारी चीजें होने वाली है. सो आज हम डील करेंगे विद ओनली 2 टॉपिक्स. देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, नेक्स्ट इज अबाउट प्रिज्म. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं फटाफट से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पर. देखिए, हमारी जो आईज होती है ना, हमें दिखती है कुछ ऐसी. ठीक है, बाहर से सबको बढ़िया से आईज ऐसी ही दिखती है. अब ये सोचा आपने कभी यार कि गॉड कितने मतलब बहुत ही सही उन्होंने ये हमारी आईज के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी करी है. हमें बाहर से सिर्फ दिखती है ऐसी आईज, अब इसके पीछे अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, है ना? तो गॉड ने कितना दिमाग लगाकर यार मतलब हमारी आईज को बनाया है. ठीक है, तो उन आईज की हर एक पार्ट को हम पढ़ लेते हैं. देखो, बहुत ज्यादा आसान है. क्या होता है कि आईज का ये जो स्ट्रक्चर है, बच्चे एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के आ जाते हैं, फिर ये जो नेमिंग होती है ना, इसमें एकदम फैल जाते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी चीज क्या थी. सो इट्स बेटर जो चीज जो हमारे पास है, जो हमें बाहर से दिखती है, उसको वी आर गोना कंपेयर विद दिस. ठीक है, तो ऐसा वाइसा वर्सा जब हम पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी. ठीक है, और आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है. चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक. ये क्या होती है? आईलिड. नो यूज मतलब हाँ होता है यार कि डस्ट वगैरह नहीं जाती, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नो यूज. ठीक है, अब आगे चलते हैं. बात आ जाती है, ये जो व्हाइट पार्ट है, ये जो व्हाइट पार्ट आप देख पा रहे हो, ये व्हाइट पार्ट इज व्हाट? स्लेरा. ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज अबाउट आयरिस. ठीक है, आपको पता है कि देखो, आपने देखा है ना कि जो ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, बंदियां होती है, जिनकी आईज ना, जिनकी आइरिस का कलर, स्पेशली आइरिस का कलर मतलब उनकी कलरफुल आईज होती हैं. क्या होती है उनकी? कलरफुल आईज, है ना? ब्लू कलर की आईज होती, किसी की ब्राउन कलर की. हम तो स्कूल में हम लोग ऐसा भी करते थे, अभी आप लोग भी करते होंगे कि है ना, किसी की ब्लू कलर की आईज है, उसका नेम नहीं पता भी है, तब भी सब लोग यही बोलेंगे कि वो ब्लू कलर की आईज वाला बंदा, है ना? हम ऐसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं. सो हमें ये पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डिफरेंट कलर का क्या होता है? आइरिस होता है. क्लियर? ठीक है, अब ये आइरिस का काम क्या है? क्या सिर्फ आंखों को कलर पहुंचाना है इसका काम, या फिर कुछ और भी है? यहाँ पर आइरिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. वो क्या है? इसका फंक्शन आता है प्यूपिल के साथ. ठीक है, तो जब हम आइरिस को पढ़ते हैं और प्यूपिल को साथ में पढ़ते हैं, तब एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज निकल कर आती है, वो समझेंगे. देखो, सबसे पहले आइरिस की हम बात कर रहे थे. आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. आइरिस इज व्हाट? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. ठीक है, इतना लिखकर आ सकते हो तुम. अब आ जाती है कि हमारी
ये जो आईज होती है इसका जो डायामीटर होता है दैट इज अबाउट अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आंख को ऐसे बाहर निकाल के ऐसे देखोगे ना तो एक स्फीयर दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसका जो पूरा डायमीटर है दैट इज अबाउट 2.3 या 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आइरिस इज व्हाट, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, अब आप क्या करो, मिरर में देखो कि आप सबके आइरिस का कलर कौन सा है, किसी का ब्राउन होगा, किसी का लाइट ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक होगा। अब जैसे देख लिया, ठीक है, अब क्या करोगे, राइट योर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन कि आपकी आइरिस का कलर कौन सा है। ठीक है, अगर ये लिख दिया ना तो पक्का आइरिस में आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो, फिर उसके अंदर आपको एक है ना ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, छोटा। ठीक है, क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना। तो हमने देखा कि व्हाइट, ठीक है, उसके अंदर ब्लैक। अब किसी की ये ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की लाइट ब्राउन होती है। ठीक है, बट उसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है ना। उसके अंदर भी क्या होता है, एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है। दैट ब्लैक डॉट इज कॉल्ड प्यूपिल। इतना क्लियर, दैट ब्लैक डॉट इज कॉल्ड प्यूपिल। अब समझो, बेसिकली वो जो प्यूपिल होता है ना दैट इज नथिंग। अच्छा, ब्लैक मतलब क्या होता है, हम अगर फिजिक्स में ब्लैक की बात करते हैं, सो ब्लैक मतलब क्या, हम ऐसा अगर लाइट के रेफरेंस में बोलें तो ब्लैक मतलब कि यार जहां पर कुछ ना हो वो ब्लैक है। क्या है ब्लैक, जहां पर कुछ नहीं है दैट इज ब्लैक। ठीक है, तो सेम फंडा यहां पर लगा लो। आइरिस, तो अगर मैं आईज में से आइरिस वाली पोर्शन बाहर निकालू तो ये आपको एक रिंग के जैसा दिखेगा। कैसा, जो रिंग हम फिंगर्स में पहनते हैं ना, सो वैसा रिंग जैसा दिखेगा और बीच में से हॉलो है। सो बेसिकली इट इज अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, आइरिस इज व्हाट, इट इज अ रिंग शेप्ड। ठीक है, जिसके बीच में कुछ भी नहीं है, जिसके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन बोली इसी को हम समझते हैं आई के स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर आपको वो चीज बहुत ही बढ़िया से समझ आ जाएगी कि मैं अगर ये चीज बोल रही हूँ कि प्यूपिल मीन्स उस एरिया में कुछ भी नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इस स्ट्रक्चर को, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, आइरिस। ठीक है, अब देखो आइरिस इज व्हाट, ये वाला पार्ट, आइरिस इज व्हाट, ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ऊपर भी देख लो ये वाला पार्ट। अब आप देखोगे कि जहां पे प्यूपिल पॉइंट हो रहा है, जहां पर प्यूपिल पॉइंट हो रहा है एट दिस पोजीशन, दिख रहा है, समझ रहे हो, देखो बेटा, जहां पर प्यूपिल पॉइंट हो रहा है इस जगह पर कुछ भी नहीं है, इस जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको बोली कि जब भी आई का स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाओगे, सिंपल बढ़िया सा लेंस बनाना, नीचे और ऊपर आप उसके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देना, बट बीच में खाली जगह छोड़नी है। दैट खाली जगह रिप्रेजेंट्स प्यूपिल। ठीक है, बिकॉज यहां पर भी क्या है, सेंटर पॉइंट में कुछ नहीं है, तो दैट इज प्यूपिल। तो क्या अगर प्यूपिल मतलब कुछ भी नहीं, तो क्या इसका कुछ काम नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्यूपिल का। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो इतनी कहानी आपको क्लियर है कि ये वाली चीज आइरिस और ये वाली चीज प्यूपिल। क्लियर है, ये चीज समझ आई कि ये वाली क्या थी आपकी, प्यूपिल। क्लियर। अब देखिए, इसके बाद ये वाली कहानी यहीं खत्म। ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल समझ आ गया बेटा आप लोगों को। आइरिस मतलब ब्लैक वाला पार्ट, किसी का ब्राउन होता है, डिफरेंट कलर्ड पार्ट बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर छोटा सा ब्लैक डॉट, दैट इज प्यूपिल। ठीक है, देखिए, तो ये वाला क्या है, प्यूपिल, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। देन कम्स आइरिस, हो गया, प्यूपिल हो गया। देन कम्स कॉर्निया। अब देखो, कॉर्निया बोले तो ये बल्ज्ड पार्ट, ये बल्ज्ड पार्ट जो ऐसे उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ, दैट बल्ज्ड पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया इज सिंपली अ प्रोटेक्टिंग, इट्स सिंपली अ प्रोटेक्टिव लेयर। कॉर्निया क्या है, सिंपली एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अभी प्रोटेक्टिव लेयर क्या, सिर्फ कॉर्निया का काम यही है कि ये लाइट, कुछ भी डस्ट या कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसे प्रोटेक्ट करे? क्या सिर्फ यही काम में? नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉर्निया क्या करती है, 90% ऑफ द लाइट, देखो
हम कुछ भी देखते हैं। सो बेसिकली आपको ये पता है लाइट में हमने इस चीज सीखी, हाउ डू वी सी, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई हमारी आईज में, सो दैट मीन्स हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ये चीज हमने सीखी है। नाउ अब वो जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज में आ रही है, तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया ये करता है कि 90% ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड बिकॉज ऑफ कॉर्निया। 90% ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड बिकॉज ऑफ कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के दो काम है, एक तो ये आईज को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ठीक है, प्लस जैसे ही लाइट यहाँ आती है तो ये सबसे पहले एक्ट करता है। देखो लाइट आई तो सबसे पहले कहाँ टच हुई, कॉर्निया पे। ठीक है, तो कॉर्निया क्या करता है, 95% लाइट को बैंड कर देता है। ठीक है, तो दैट मीन्स रिफ्रैक्शन। अब वो लाइट कहाँ जाएगी, सीधे जाएगी अपनी इस लेंस के पास। किसके पास जाएगी, लेंस के पास। फिर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये डायरेक्टली लेंस के पास जा रही है तो ये तो आइरिस यहाँ पर है और प्यूपिल भी है, तो क्या इन आइरिस और प्यूपिल का काम सिर्फ यही है कि आइरिस मतलब कलर्ड पार्ट ऑफ द आई? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो देखिए आइरिस और प्यूपिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। इस आइरिस और प्यूपिल पर क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत मजा आने वाला है, सुनिएगा बस ध्यान से, सिर्फ सुनो, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ सुनना है कि इस आइरिस और प्यूपिल का काम क्या है। देखो मैंने कहा था आइरिस और प्यूपिल हम साथ में पढ़ेंगे, क्यों, बिकॉज आइरिस और प्यूपिल मिलाकर काम करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आईज। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर आ रही है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस अलोंग विद प्यूपिल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपने बहुत बारी ऑब्जर्व करा होगा कि जब आप क्या करते हो, लेट सपोज अभी स्पेशली विंटर्स में आप बहुत ही बढ़िया से रिलेट कर सकते हो इस चीज को। देखो सुनो, विंटर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खाना पीना किया है ना, मस्त से बुक्स लेके ऊपर पढ़ने के बहाने चले गए और मस्त धूप सेक रहे हैं, फिर है ना अब एकदम गर्म हो चुके हो आप लोग, और अब ऐसा मन कर रहा है यार पढ़ाई तो ऐसा करते हैं शाम को कर लेते हैं, अभी तो मस्त जाके सो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही उस धूप वाले एनवायरमेंट से, उस छत से जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको क्या लगता है कि थोड़े टाइम तक तो ऐसा लगता है आपको कुछ दिख नहीं रहा। होता है ये चीज, होता है, किस किस के साथ होता है मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप धूप में बैठे हो। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या ऐसा बोले, एक ब्राइट लाइट है। ठीक है, सो व्हेन आप आ जाते हो ब्राइट लाइट से, आप आ जाते हो ब्राइट लाइट से डिम लाइट में। ठीक है, जब आप आ जाते हो ब्राइट लाइट से डिम लाइट में, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको मतलब आईज में ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी देर कुछ नहीं दिख रहा है ना, होती है ये चीज। सो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि आइरिस और प्यूपिल मिलाकर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी आंखों में कितनी इंटेंसिटी की लाइट आनी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, व्हेन यू आर इन ब्राइट लाइट, ठीक है, जब आप ब्राइट लाइट में हो तो एट दैट टाइम होता क्या है, आपके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट जा रही है। आपके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट जा रही है, सो वो हमारी आईज को हार्म कर सकती है। तो एट दैट टाइम प्यूपिल की साइज हो जाती है डिक्रीज। प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज, बिकॉज हम नहीं चाहते यार इतनी लाइट हमारे सामने है। देखो एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, क्या होता है, लेट सपोज आप बढ़िया से खाना वाना खा लिया, ठीक है, थोड़ा आपने सोचा चलो बाहर टहलने निकलते हैं हम, है ना, और आप वॉक करने बाहर निकल लिए, फिर एकदम से सामने से गाड़ी आती है और उसकी हेडलाइट जैसे ही आपकी आईज में वो लाइट अंदर आती है तो यू आर लाइक कि हम ऐसे कर लेते हैं, है ना, वी यूज टू लाइक दिस। ठीक है, हम हमारी आईज को क्लोज करने का ट्राई करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, बिकॉज वी डोंट वांट ये हमारी आंखों में इतनी ज्यादा लाइट चली जाए, है ना। सो उस टाइम पे क्या होता है, प्यूपिल की साइज डिक्रीज हो जाती है सो दैट आपके आईज में कम अमाउंट में लाइट जाए। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप डिम लाइट में होते हो, दैट मीन्स जब आप अंधेरे में होते हो तो वैसे ही अंधेरा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, बट आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर कंप्लीट डार्कनेस है तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये हम लाइट चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। बट
हम ये चीज भी जानते हैं अगर बाहर कोई लाइट सोर्स है और उसकी थोड़ी सी भी लाइट हमारे रूम में आ रही है तो हम थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं, ठीक है। बट एट दैट टाइम सोच के देखो एट दैट टाइम हम ये चाहते हैं कि हमें बाहर की चीजें बढ़िया सी दिख जाए, तो हम क्या चाहेंगे उस टाइम पे, हमारी आंखों में लाइट कम आए या ज्यादा आए। सोचो, जब आप डार्क रूम में हैं और बाहर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, आपके रूम में कोई नहीं बाहर है, तो आप क्या चाहते हो, अगर आपको बाहर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं या अपने रूम में थोड़ी बहुत चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए, तो उसके लिए लाइट आपकी आईज में कम आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। ऑब्वियसली लाइट ज्यादा आनी चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेटा उस टाइम पे आपके प्यूपिल की साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम एकदम धूप वाले एनवायरनमेंट से, उस एग्जांपल पर आ रहे हैं हम, है ना, जब हम एकदम धूप वाले एनवायरनमेंट से बाहर आते हैं तो क्या होता है, हमारी प्यूपिल की साइज पहले कैसी थी, जब हम ब्राइट लाइट में थे, बहुत सारी लाइट आ रही थी ना, तो हमारी प्यूपिल की साइज थी कम, और अब जब हम एकदम डार्क रूम में आ चुके हैं, लाइक उस एनवायरनमेंट से बाहर आ चुके हैं, तब क्या हमें कंप्लीट डार्कनेस लगता है, बिकॉज प्यूपिल की साइज कम है और हम चाहते हैं हमारी आईज में लाइट और ज्यादा है, सो दैट हम विजिबल, हमें सारी चीजें विजिबल हो पाए इजी, ठीक है। इतना समझ आया। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, आपकी प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि चलो ये चीज मैंने मानी कि आप जब धूप वाला एनवायरनमेंट से अंदर आते हो ना, तो क्या होता है कि थोड़ी देर तक तो आपको लगता है यार कुछ नहीं दिख रहा, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको चीजें दिखने लग जाती है और नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज धीरे धीरे, पहले आप एकदम धूप वाले एनवायरनमेंट में बहुत सारी लाइट आ रही है, प्यूपिल की साइज हुई कम, फिर जब आप एक डिम वाले एनवायरनमेंट में आए, प्यूपिल की साइज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इंस्टेंट आपको कुछ नहीं दिखता, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद ही आपको चीजें विजिबल होती हैं। क्लियर, ये चीज क्लियर है, पक्की बात, ठीक है। तो आइरिस और प्यूपिल का काम इतना ही है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है, चलो एक और चीज आप कर सकते हो, ये एक्टिविटी करके प्लीज ऐसा मत करना कि ना वीडियो बंद करके अरे ठीक है मैडम तो पढ़ा रही है, हमने मैम ने जो हमें एक्टिविटी दी है ना पहले वो करेंगे, ऐसा नहीं। सुन लो, बस सुन लो, इस वीडियो के बाद कर लेना। देखो मिरर है आपके सामने, करेक्ट। अब क्या करोगे कि उस मिरर में जाकर सामने ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, और लाइट्स क्या होनी चाहिए, ऑफ, लाइट्स होनी चाहिए ऑफ। अब आपको वो क्या होगा, वो मिरर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो मिरर आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि लेट्स सपोज ऐसे सिचुएशन दे दी आपको, है ना, तो आप एक रूम में हो, लाइट ऑफ है, मिरर के सामने आप खड़े हैं, जैसे ही आपने लाइट्स ऑन करी तो क्या आप प्यूपिल की साइज में कुछ वेरिएशन देख रहे हो? अगर आप वेरिएशन देख रहे हो तो वो वेरिएशन कैसा है? सो आप लिखोगे कि जब लाइट्स ऑफ थी तो एट दैट टाइम प्यूपिल की साइज बड़ी थी, ठीक है, जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो प्यूपिल ने अपनी साइज डिक्रीज कर ली, बिकॉज पहले अमाउंट ऑफ लाइट कम थी, तो हम एकदम ऐसे करके देख रहे हैं कि यार कहीं से तो लाइट आ जाए, है ना, और जब आपकी एकदम लाइट आ जाती है तो प्यूपिल अपने आप अपनी साइज डिक्रीज कर लेता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आइरिस कंप्लीट, प्यूपिल कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा नेक्स्ट क्या बचा, कॉर्निया भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए भाई भाई यहाँ पर हैं, पहले उन दोनों को निपटा देते हैं। भाई भाई कौन, एक्वस ह्यूमर प्लस एक है आपका ये रहा विट्रस ह्यूमर। ये दोनों क्या है, सिंपली अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इनका कोई काम नहीं है, ना ही इनसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, या बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। क्या काम करता है क्रिस्टलाइन लेंस? तो बेटा क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ना, ये वैसा लेंस बिल्कुल ही नहीं है जैसा हमने अभी तक लाइट में पढ़ा था। क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली, इसमें सिर्फ लेंस को अगर हम समझें तो लेंस अभी तक हमने पढ़ा था कि कांच का लेंस होता है ना, हमने ये चीज पढ़ी। अब ये सोचो कि ये कांच का लेंस अगर आपकी आईज के अंदर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ठीक है। हमने देखा है कि बहुत बार होते हैं, स्पेशली WWE और ये सब चीजें होती है ना, उनमें आपके आईज में पंच अगर हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे, अगर आप सोचो कि लेंस अगर हमारी आईज में ग्लास का हो तो एकदम अंदर ग्लास फूट नहीं जाएगा,
भाई एकदम वो हो जाएगा, चौंधिया जाएंगी तुम्हारी आंखें कि ये क्या हो गया। तो बेटा ग्लास का बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली क्या है, ये ग्लास नहीं है, ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल लेंस है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल लेंस है। कि लेंस काम क्या करता है, बिल्कुल बहुत आसान है इसका वर्किंग। देखो इसका काम सिर्फ ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट आती है, ठीक है, फिर कॉर्निया क्या करता है, 95% ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है। अब आफ्टर जब ये लेंस पर लाइट आती है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड, जनरली रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। नाउ अब हमारा जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करता है, लाइट इसके पास आई, ठीक है। अब आपको पता है जब भी आपने इमेज फॉर्मेशन अगर बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है, आपको याद है हमने यहाँ पे 6 डायग्राम्स बनाए थे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जो एग्जैक्टली किसके जैसे थे, कॉन्केव मिरर के जैसे, करेक्ट। अब उन 6 डायग्राम में आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो लाइट कन्वर्ज होती है, लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर जब लाइट आएगी, एक लाइट यहाँ से आई, एक लाइट यहाँ से, कन्वर्ज हो जाएगी और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन, आपकी इमेज का फॉर्म हो रही है रेटिना पर, ठीक है। अब ये चीज भी आपने सीख ली कि इमेज का फॉर्म होती है रेटिना पर, क्लियर, पक्की बात। चलिए तो लेंस का काम क्या है बेटा, लेंस का काम ये है कि ये लेंस है, ये फ्लेक्सिबल है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि ये जो लेंस है ये फ्लेक्सिबल क्यों है, क्यों ये इसकी साइज एक जैसी नहीं है। फ्लेक्सिबल बोले तो रबड़ देखा है ना, रबड़ कैसा होता है, आप रबड़ लो, ठीक है, उसको कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो, पता है ये चीज हम करते हैं। सो एग्जैक्टली ये लेंस भी है ना, अब आगे चल के देखेंगे कि लेंस छोटू भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, ये कर सकते हैं हम इस लेंस के साथ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला है कि लेंस कैसा है बेटा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब इस लेंस पर जब लाइट गई तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर जाकर मिल गई, और वो पॉइंट कैसा है जहां पर लाइट मिलती है, रेटिना, ठीक है। कौन सा पॉइंट है जहां पर हमें इमेज मिलती है, रेटिना। सो रेटिना इज व्हाट, सिंस यहाँ पर इमेज मिल रही है, सो सिंपली यू कैन इमेजिन लाइक कि रेटिना एक स्क्रीन है जहां पर हमें इमेज मिलती है। लेट्स सपोज मैंने कुछ ऑब्जेक्ट देखा है ना, मेरे सामने लेट्स सपोज कोई पेड़ है, तो मैंने अगर वो देखा तो उसकी इमेज मेरे माइंड में छप गई ना कि भैया मैंने पेड़ देखा है, ठीक है। तो वो जो ट्री है उसकी इमेज कहाँ बनी, मेरी रेटिना के अंदर, ठीक है। ऐसा सबके साथ यही होता है, सबकी इमेज बनती है रेटिना पे। सो रेटिना इज सिंपली अ स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए अब बात आती है सिलेरी मसल्स की। तो देखिए कि लेंस जो है जो हमारी आंखों के अंदर है, वैसा थोड़ी ना कि भगवान ने ऐसे फिट करके भेज दिया कि लाओ चलो चलो तुम्हारी आंखों में लेंस फिट, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब लेंस अगर हमारी आईज में है सो वो ऐसा झूलता थोड़ी ना रहेगा, कोई तो रहेगा ना जो उस लेंस को सपोर्ट किए हुए है ना। सो वो कौन है, वो है सिलेरी मसल्स, जिसने हमारी लेंस को सपोर्ट किया है। देखो ये रही हमारी सिलेरी मसल्स, इसने क्या कर रखा है, हमारी लेंस को सपोर्ट दे रखा है कि भैया तू एक जगह ही रहे, तू भाग मत जाना, है ना। तो हमारा लेंस ऐसे झूलता नहीं है, उसको सिलेरी मसल्स ने सपोर्ट दे रखा है, क्लियर। अब सिलेरी मसल्स का सिर्फ इतना सा काम नहीं है, ठीक है, कि वो सिर्फ लेंस को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर, उसका कोई और फंक्शन भी है जो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, अभी देखो सिलेरी मसल्स की छोटी सी एक और बात देख लेते हैं। पहली बात, ये सपोर्ट करता है सपोर्टिंग मीडियम में, बेसिकली किसके लिए, ये जो लेंस आप देख रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अगर ये इसके लिए सपोर्टिंग मीडियम है, प्लस इसका एक और काम है, क्या काम है कि इट कैन एडजस्ट द फोकस ऑफ आवर आईज, ठीक है। हमारी जो आईज है इसकी फोकस को भी एडजस्ट करता है। अब ये कैसा करता है, ये चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। एक और पार्ट रह गया है हमारा ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व क्या होती है बेटा, देखो हमारी आईज में इमेज बनी, ठीक है, बट
हमारे दिमाग को कैसे पता चला कि हमने पेड़ ही देखा, है ना? हो सकता है हमारा दिमाग उस पेड़ को पेड़ ना देख के उसको कुछ लेट सपोज बिच्छू समझ ले, कुछ चमगादड़ समझ ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना? सो बेसिकली ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा कि जो भी इमेज इस रेटिना पर फॉर्म हुई है, जो भी इमेज इस रेटिना पर फॉर्म हुई है, वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कौन ले जाता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? यहां से इंफॉर्मेशन ले जाती है और हमारे ब्रेन को दे देती है। क्या करती है? ऑप्टिक नर्व का काम यही है कि इंफॉर्मेशन आईज से लेना और ब्रेन से ब्रेन को देना। सो ब्रेन फिर उस चीज को प्रोसेस करता है, ठीक है? तो जब तक आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं जा रहे, तो आपका देखना बेकार है, एकदम फालतू आंखें आपकी, है ना? सो बेसिकली ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है? सिग्नल पहुंचा रही है और ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी आपको नहीं पता चलेगा आपने क्या देखा। क्लियर? तो ऑप्टिक नर्व का काम इतना है। अब आप देख रहे हो कि रेटिना क्या है। देखो, ये वाला पार्ट इज कॉल्ड रेटिना, ये वाला पार्ट इज कॉल्ड रेटिना। आप देख रहे हो यहां पर कोई रेटिना नहीं है एट दिस पोजीशन। क्या यहां पर आपको कोई रेटिना दिख रहा है? नहीं, यहाँ कोई रेटिना नहीं है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है ये है ब्लाइंड स्पॉट। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट में कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है? अगर यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है तो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है? यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का रेटिना नहीं है। तो देखो, दो तीन चीजें हैं जो आपको स्ट्रक्चर बनाते टाइम याद रखनी है। यहाँ पर पहली बात, इसे यहाँ पर ब्लैंक चीज है, यहाँ पर रेटिना नहीं है, इसको होल्ड किया है सिलेरी मसल्स ने। सबसे पहले आता है कौन? कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना, ठीक है? 95% लाइट को रिफ्रैक्ट करना। फिर आता है हमारा एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, भाई भाई। क्रिस्टलाइन लेंस फ्लेक्सिबल लेंस है, वो क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? क्रिस्टलाइन लेंस से ही आपकी जो लाइट है वो लेंस पर आती है। फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करके रेटिना पर इमेज बनाता है। इतनी ही वर्किंग है। जो मैंने बताया इसे अंग्रेजी में छाप कर आ जाना, खत्म काम, ठीक है? आपका स्ट्रक्चर ऑफ आईज कंप्लीट। अब यहाँ पर बड़े ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। क्या? देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहा जाता है नियर पॉइंट ऑफ आई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहा जाता है फार पॉइंट ऑफ आई। आईज का नियर पॉइंट बोलो कितना? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना? इंफिनिटी। इसका मतलब अगर आप मतलब लाइक 25 सेंटीमीटर इतना होगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ से कुछ भी चीज को रीड आउट करा, दिस इज द परफेक्ट डिस्टेंस, आपको यहीं से रीड आउट करना है। आपने देखा होगा अगर हम किसी चीज को इतना पास लेकर आते हैं तो हमारी आईज में एक स्ट्रेस होता है, ठीक है? एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। हमें ऐसा फील होता है, हमारी आईज को फील होता है कि नहीं यार कुछ अजीब सा हो रहा है ना? सो दैट इज स्ट्रेन। तो बेसिकली क्या होता है? नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अच्छा, वो चंपक चाचा किसने देखे? तारक मेहता वाले न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं बताओ? चलो, एकदम ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे ऐसे करके पढ़ते ना। सो क्या होता है कि उन्हें 25 उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं लेट से 15 सेंटीमीटर पे आ चुका है, ठीक है? इसीलिए वो 25 सेंटीमीटर से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, वो ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो यही चीज है कि अगर आपके आईज नॉर्मल है, ये नॉर्मल के लिए है, ठीक है? नॉर्मल आई की सिचुएशन है ये। नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब ये नजर जहां तक जाए, है ना? सो दैट इज इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई। तो ये दो चीजें याद है, स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर इससे याद रखोगे रिलेट करना इजी है। क्लियर? अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कि हमारी आंखें, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि हमारी आंखों में होता क्या क्या है, कौन सी चीज फंक्शनिंग कैसे करती है, ठीक है? अब हम ये समझते हैं कि हमारी आईज में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारी आईज में कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट दूर है, तब कैसे चीजें होती हैं। तो ये चीजें जो ये आपका फिनोमेना है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा था कि सिलेरी मसल्स जो हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, यहाँ पर आपको दो
ठीक है, अब देखिए एक बारी ऑब्जेक्ट है दूर, डायग्राम्स में थोड़ा सा बाद में जाएंगे, पहले ये समझो क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट है दूर कहीं पर, ठीक है, बहुत दूर है, अब बहुत दूर है तब भी हमें ऐसे देखना पड़ता है कि अच्छा, कोई बोलता है ना कि अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या, देख वही तो खड़ा है, देख वो आ रहा है, ठीक है, हम हमारे फ्रेंड का वेट करते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, देख वो आ रहा है ना, हम ये चीज बोलते हैं, हम ऐसे करके अच्छा आ रहा है क्या ऐसा। और लेट सपोज कोई चीज बहुत ज्यादा इतना पास है आपके, है ना, लेट सपोज टीवी पे कोई डॉट है, अब मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा, क्या करूं, तो फिर मैं ऐसे करके देखूंगी अच्छा डॉट है क्या। सो दैट मीन्स क्या होता है, दोनों ही केस में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बार तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, एक बार ऑब्जेक्ट बहुत पास है, तो हमारी आईज को क्या करना पड़ता है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट दूर है, मतलब कैसे वो सोचते, हमारी आईज सोचती है कैसा इंसान इसे दूर का भी देखना है पास का भी देखना है, तो आईज क्या करती है, वो आईज अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है। अब फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सिंस यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की तो फोकस होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस होगी, सिंस फोकस है तो उसकी फोकल लेंथ भी होगी, करेक्ट, ठीक है, ये चीज समझ आई। सो बहुत आसान है इस चीज को समझना, ऑब्जेक्ट दूर है तब भी हमारी आईज की फोकस को चेंज होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास है तब भी हमारी आईज की फोकस को चेंज होना पड़ेगा, इतना क्लियर। अब देखिए इस डायग्राम पे आ जाते हैं, एक बारी ऑब्जेक्ट है यहाँ, एक बारी ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है। अब बहुत ही अमेजिंग एक चीज है यहाँ पर, क्या, हमेशा इमेज तो रेटिना पर ही बननी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कितनी भी हो, इमेज तो कहाँ बननी है, हमेशा रेटिना पर, ठीक है, इमेज कहाँ बननी है, रेटिना पर। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट पास है तो हमारी आईज के कौन से पार्ट को मेहनत करनी है, ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारी आईज के कौन से पार्ट को मेहनत करनी है। सो वो पार्ट जो आईज का मेहनत करता है जब ऑब्जेक्ट दूर है और या ऑब्जेक्ट पास है, सब देखो सब सेम लेवल पर है या सेम डिस्टेंस पर है, तब तो हम आसानी से देख लेंगे, हमारी आईज को दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सब सेम एक डिस्टेंस पर है, हमारी आईज से सब सेम डिस्टेंस पर है। दिक्कत कहाँ आती है, जब बहुत ज्यादा दूर है या फिर बहुत पास की चीज हमें देखनी है, ठीक है, या फिर ये कहो कि अलग अलग डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे मेहनत करनी होती है वो है सिलेरी मसल्स। वो कौन है, सिलेरी मसल्स। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका जो लेंस है बेटा, ये अलग अलग शेप ले चुका है, इसमें आपका लेंस कैसा है, एकदम ऐसा पतला सा, ठीक है, और इसमें कैसे, ये आपका यहाँ पर लेंस जो है इनकी साइज चेंज हुई है, देख रहे हो ना। सो दैट मीन्स मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, दैट इज फ्लेक्सिबल, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी लेंस की साइज चेंज हो सकती है। तो ये तो है आपकी एकदम पतली सी लेंस और ये है एकदम फैली हुई लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हो कि यहाँ पर लेंस का भी उतना ही इंपॉर्टेंट काम है और सिलेरी मसल्स का भी, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेरी मसल्स और लेंस, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो क्या ऑब्जेक्ट से यहां तक की डिस्टेंस इज यू, यू पता है कि भूल गए, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा, लेंस में मैंने आपको चीज बोली थी कि हमेशा मिड से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, हमने वही चीज करी, ऑप्टिकल सेंटर से जहां भी ऑब्जेक्ट रखा है हमारे लिए वो क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाली, आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाली, क्लियर, समझ आई ये चीज। अब देखिए इमेज तो फिर भी दोनों ही केस में रेटिना पर ही बन रही है, इमेज के साथ तो कोई खेल नहीं हुआ, इमेज तो वही बन रही है। दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस इज सेम, क्या बोल सकते हैं बेटा हम यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिफरेंट, है ना, क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिफरेंट। फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है,
ज्यादा है, ठीक है, लेट मी कॉल इट केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कूल। अब देखो सेकंड वाले केस में जो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा वो ज्यादा है या कम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है या कम है, आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है कम, सॉरी इट इज u, ठीक है, u है ये u, क्या है u फॉर अम्ब्रेला, पढ़ा होगा ना यार, है ना, ठीक है, तो इसमें है बेटा आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम, इसमें है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा। अब आपने लेंस फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v minus 1/u is equals to 1/f, ये चीज आपने पढ़ी है, या तो मैं इस टॉपिक को एकदम खट 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 करके निकाल दूं, ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट है, सीख लोगे तो काम ही आएगा, ठीक है। अब देखो वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट ना हर जगह अवेलेबल है, हर जगह, कोई भी बुक उठा के देख लो ये वाली चीज मिलेगी कि क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर लेंस जो है वो ऐसा हो गया और यहाँ पर लेंस फैल गया है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अब एक चीज यहाँ पर समझो, एक चीज यहाँ पर समझो, देखो 1/v is same, 1/v is same, u is what, different, u is what, different, तो f भी क्या होगा, चेंज होगा, f भी क्या होगा, चेंज, f भी सेम रहने वाला नहीं है। अब देखो ये तो हो गया सेम, ये तो हो गया सेम, इसको तो मारो गोली, अब बचा फोकस और हमारा फोकल लेंथ बचा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बची, ठीक है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा तो फोकस भी ज्यादा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा तो फोकस भी ज्यादा। अब आप समझ गए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो सेंस इसकी फोकस ज्यादा है, इसलिए लेंस ऐसा हो चुका है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, दो केसेस है, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ एक यहाँ, ठीक है, तो हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे मेरे आंख की जो लेंस है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी, मैं ऑब्जेक्ट को और दूर ले गई, मैं ऑब्जेक्ट को और दूर ले गई, ठीक है, तो इस टाइम पे मेरा जो लेंस है वो और ज्यादा ऐसा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो फोकस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है। सिंस इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है इसलिए हमारा लेंस कैसा हो चुका है, हमारा लेंस हो चुका है थिन, कैसा हो चुका है, थिन, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स है इसका काम क्या है, हमारे यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स है इसका काम क्या है, तो सिलेरी मसल्स का काम ये है कि लेंस को पकड़ के ऐसे खींचना और एक बार लेंस को ऐसे कि देखो ऑब्जेक्ट दूर तो लेंस ऐसे स्ट्रेच होगा, है ना, तो लेंस अपने आप तो होगा नहीं कि कोई, देखो यार रबड़ होता है, रबड़ ऐसे चुपचाप पड़ा है, अब किसी को तो रबड़ को खींचना पड़ेगा ना तभी तो वो एलोंगेट होगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है, लेंस को एक बार एलोंगेट करना है, खींचना है, तो वो काम सिलेरी मसल्स का, और एक बार सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस को पकड़ के ऐसे पुश कर देती है, ठीक है, तो ये काम किसका है, सिलेरी मसल्स का। सो सिलेरी मसल्स की हेल्प से एक बार लेंस पतली होती है और एक बार लेंस फैल जाती है। सो सिलेरी मसल्स क्या कर रही है, आपकी लेंस का फोकस एडजस्ट कर रही है, आपकी लेंस का फोकस एडजस्ट कर रही है। अब आ जाते सेकंड वाले केस पे, सेकंड वाले में आपका U कैसा, सेकंड वाले में आपका U कैसा, कम, आपका U कैसा, कम, तो इसकी फोकस कैसी होगी, इसकी फोकस कैसी होगी बेटा, इसकी फोकस भी होगी कम, ठीक है। देखो क्या होता है ना यार, आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो V तो सेम है ना, V तो सेम है, तो क्या होता है अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो आपकी आईज की फोकल लेंथ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना कि हमेशा इमेज रेटिना पर ही बने। सेकंड केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट पास है तो आईज की फोकस को इस तरह चेंज करना कि आपकी इमेज हमेशा ही रेटिना पर बने, रेटिना पे बनेगी तभी काम किए। सो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ है, इसी एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन।
क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, इसका मतलब सिंपली है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई अगर आ जाए तो क्या लिखोगे, इसका मतलब आईज की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ये काम है सिलेरी मसल्स का। ठीक है, और इस फिनोमेना को कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। खत्म, इतना ही है, स्ट्रक्चर कंप्लीट, वर्किंग कंप्लीट, इतना ही है ह्यूमन आई में आई वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस वाले केस में आपका लेंस कैसा हो गया, आपने देखा होगा आपका लेंस हो चुका है थिक। ठीक है, तो इतनी कहानी बेटा समझ आई, डायग्राम्स अच्छे से बढ़िया से यही वाला चिपका के आ जाना एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक समझ आया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन ये है, द टर्म accommodation as applied to the eye refers to its ability to। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, गलत मत करना ये चीज। ठीक है, देखो कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन रेटिना, erect the inverted image formed on the retina, adjust the focal length of the lens, vary the distance between lens and retina। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट हमने पढ़ा है कि इसका मतलब होता है हमारी आईज की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना, हमारी आईज की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। देखो ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है ना, तो बट ऑब्वियस है कि रियल इमेज है। ठीक है, पर ये तो इन्वर्टेड भी बनाता है, क्योंकि रियल को इतनी बार बोला कि तू भैया दहेज मत ले, पर दहेज में वो इन्वर्टेड को साथ में लाया है, तो अब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में उल्टी बने, सीधा क्यों दिखता है। अब ये कैमरा है मेरे सामने, ये एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, मुझे उल्टा क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसका रीजन देखो, यहाँ समझ लीजिए। देखो बेटा बहुत इजी है, सारा खेल है ऑप्टिक नर्व का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी आईज। ठीक है, रेटिना पर जो इमेज बन रही है, बेसिकली रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो है, हमारी रेटिना पर इमेज तो उल्टी ही बनती है, हमारी रेटिना पर इमेज तो उल्टी ही बनती है। ऐसा ही होता है ना, पेड़ उल्टा बना दिया क्या, ठीक है ना, पेड़ उल्टा बन गया। फिर अब यहाँ पर देखो, आपने एक पेड़ देखा, पेड़ की इमेज आपकी आईज के रेटिना पर इन्वर्टेड ही बनी है, बराबर बात है ये। फिर हमें जो इमेज होती है वो सीधी क्यों दिखती, पेड़ हमें सीधा क्यों दिखता है। तो देखो यहाँ पर फिर आपका आ जाता है ब्रेन। ब्रेन क्या काम कर रहा है यहाँ पर, प्रोसेसर का। किसका काम कर रहा है, प्रोसेसर का। ठीक है, अब देखो ये इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ की लाइट रे गई इधर, ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ की लाइट रेज गई इधर। अब ये कौन करता है, ये कौन करता है, बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दी कौन सी नर्व, अभी हमने पढ़ी थी ऑप्टिक नर्व। दिस इज नथिंग बट दी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, आपके माइंड तक इसको लेके जाती है। तो होता क्या है, देखो आईज से जो नर्व्स निकल रही हैं वो ब्रेन के लास्ट एंड पे कनेक्टेड है। देखो ये रेटिना का फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, ये इसका फर्स्ट एंड और ये सेकेंड एंड। इसकी फर्स्ट एंड की इमेज बनती है ब्रेन के सेकेंड एंड पे, इसकी सेकेंड पॉइंट की इमेज बनती है ब्रेन के फर्स्ट एंड पे। तो इमेज ही इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, सो बेसिकली इन्वर्टेड मतलब अल्टीमेटली जाकर क्या हो जानी है, सीधी। यहाँ पे पेड़ उल्टा है तो यहाँ पर जाकर वो पेड़ क्या बन जाएगा, यहाँ पर वो जाकर पेड़ क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी होती है ब्रेन और आइज की। ठीक है, अब समझ आया कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी जो ऑप्टिक नर्व निकल रही है जो ब्रेन तक जाती है, बेसिकली वो क्रॉस में कनेक्टेड होती है। इसका नीचे वाला पार्ट उसके टॉप पार्ट से, इसका ऊपर वाला पार्ट इसके बॉटम पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से फिर ऑन एन एवरेज होता क्या है, अल्टीमेटली आपकी इमेज आगे जाकर अपराइट बन जाती है। देखो ना, अपराइट बन रही है आपकी इमेज। ठीक
ठीक है, आ रही समझ में? ठीक है, तो यही कहानी है आपकी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और वर्किंग की, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से डिफेक्ट्स छूमंतर हो गए, बहुत ही बढ़िया बात, डिफेक्ट्स क्या हो गए आपके? छूमंतर हो गए। ठीक है, बट कलरफुल पार्ट है तो कलरफुल वाले में प्रिज्म तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम प्रिज्म नहीं पढ़ेंगे हमें रिफ्रैक्शन और उसके आगे वाले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत सारी चीजें समझनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रिज्म। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन कभी कभी लाइक एमसीक्यूज आ चुके हैं अब आपके बोर्ड्स में, लास्ट ईयर भी थे, तो आपको एक चीज पता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं आपकी जो दोनों आईज है, भगवान ने दो आंखें क्यों दी? बताइए। सॉरी, कोरोना नहीं है, आ जाती कभी कभी यार खांसी। देखो, भगवान ने दो आंखें क्यों दी हमें? बहुत इजी है। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये फैक्ट है, आपकी जो एक आंख होती है, योर वन आई, उसका फील्ड व्यू होता है अप टू 150 डिग्रीज। कितना होता है? 150 डिग्रीज। ठीक है, 150 मतलब देखो 180 तो पता है ना, ये पूरा 180, 150 मतलब इतना कुछ कम। तो एक देखो, सब वन आई क्लोज करो, सब अपनी अपनी एक आंख बंद कर लो। अब देखो आपको सिर्फ 50 डिग्री 150 डिग्री का दिख रहा होगा, बट वी वांट कि हम पूरा यहाँ और यहाँ देख लें विदाउट मूविंग आवर नेक, सिर्फ आईज से ही हम ऐसे ऐसे कर लें, तो दोनों आईज मिलाकर पूरा 180 डिग्री फील्ड व्यू ले जाती है, इसीलिए भगवान ने सबको दो आंखें दी हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि दो आंखें क्यों दी है, बिकॉज दोनों आईज का मिलाकर हो जाता है 180 फील्ड व्यू। ठीक है, अब प्रिज्म पे आ जाते हैं। प्रिज्म क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। क्यों होना चाहिए? बिकॉज बाहर है एयर मीडियम, अंदर क्या है? ग्लास मीडियम, तो रिफ्रैक्शन तो होना बनता है। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म में क्या है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है बढ़िया से, जिसको प्रिज्म नहीं पता ना वो भी इमेजिन कर सकता है। देखो, एक ट्रायंगुलर सरफेस और पीछे वाली ये एक और ट्रायंगुलर सरफेस दिख रही है बेटा, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं यहाँ पर, प्लस तीन रेक्टेंगल सरफेस है, वन रेक्टेंगल नीचे वाला, साइड वाला रेक्टेंगल, और ये तीन रेक्टेंगल है। देखो प्रिज्म किससे मिलकर बना है? 5 सरफेसेस से, जिसमें से 2 है ट्रायंगल एंड 3 है आपकी रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से हो रही है आपकी रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब यही है कि पीछे जो रेक्टेंगल वाली सरफेस है वहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब जैसे हम प्रिज्म पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपके माइंड को ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ऐसा सोचना चाहिए हमें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। बिकॉज देखो क्या हो गया ना बेटा, आजकल बोर्ड्स वाले हैं ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, हमें अब थोड़ा सा सोच कर पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को दिमाग में डालना पड़ेगा, रट के काम नहीं चलता। स्टॉप मगिंग द थिंग्स, सिर्फ समझो, एक बार समझोगे, पकड़ में आ गई चीज, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना अपने आप आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो प्रिज्म है बहुत इजी है, लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, ये वाली चीजें बेटा साथ साथ देखते रहना है ना, डेट्स वाई यहाँ पर ली गई है, सो डेट आप साथ साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, देखिए PE, P इज व्हाट? इंसिडेंट रे। ठीक है, देन उसके बाद अब लाइट अगर इंसिडेंट हुई है, लाइट अगर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाते हैं, हम ये चीज जानते हैं। अब देखो बाहर है बेटा एयर मीडियम, एयर मीडियम मतलब कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। अंदर है डेंसर मीडियम, कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब ग्लास मीडियम। कौन सा मीडियम? ग्लास मीडियम। ठीक है, समझ आई? देखो बाहर एयर मीडियम, अंदर ग्लास मीडियम। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम
रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब क्या होता है लाइट के साथ, लाइट क्या करती है, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स, लाइट बेंड टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आइए देखते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है क्या। देखो रेयर से डेंसर मीडियम में गई, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल दिखा बेटा, ये ब्लू वाला नॉर्मल है, ठीक है। अब लाइट को चल जाना चाहिए था, अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता, अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट क्या सीधी जाती, पक्की बात। अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो क्या लाइट सीधी जाती, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे डैश से आपको डिनोट कर रखा है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कुछ इस तरीके से सीधी जाती, ठीक है। अब सिंस रिफ्रैक्शन हो गया भैया, प्रिज्म ले आए हम, प्रिज्म रखते ही क्या होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। देखो ये नॉर्मल था, अगर अवे जाना होता तो ये लाइट ऐसे नहीं आती, ऐसे जाती, ठीक है। बट यहाँ पर हमें पता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब लाइट को फिर निकलना है ग्लास से एयर मीडियम में, किस में निकलना है, ग्लास से एयर मीडियम में। और हम ये भी जानते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तब क्या होता है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से कहाँ जाती है, दूर भाग जाती है। ये कब होता है, जब लाइट आपकी जाती है डेंसर से रेयर मीडियम। अब ग्लास है डेंसर, एयर है रेयरर, अब लाइट को फिर बाहर निकलना है प्रिज्म से, अंदर है डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयरर में गई तो हमने बोला कि भाई अवे फ्रॉम नॉर्मल जानी चाहिए। हमने क्या बोला कि भैया लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जानी चाहिए। देखते हैं, ये रहा हमारा नॉर्मल। देखो क्या हुआ था, यहाँ पर भी लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, फिर हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब ये लाइट नॉर्मल के पास नहीं जाके नॉर्मल से दूर भाग रही है, दैट मीन्स क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है क्या, बिल्कुल अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। क्लियर, पक्की बात, ठीक है। तो ये चीज समझ आई हमें कि लाइट निकल कैसे रही है और जा कैसे रही है। अब यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करनी चाहिए। जब आपने जब भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आपका एक ग्लास स्लैब होता है, ठीक है, जो बढ़िया से ऐसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे ऊपर से आती है, ठीक है, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन, नीचे रिफ्रैक्शन, लाइट आ गई, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जब इमर्जेंट रे निकलती है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, बट प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। ये खास बात है प्रिज्म की, क्या होता है, प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पक्का से समझ आ गई ये बात कि रेक्टेंगुलर ग्लास आपका जो स्लैब होता है उसमें इंसिडेंट पैरेलल टू इमर्जेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे। पैरेलल है क्या, देखो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो देखो EF इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे, और फिर आपकी FS इज व्हाट, FS इज व्हाट, इमर्जेंट रे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये एंगल बड़ा ही कमाल का है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब जब ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस, ये वाली रेक्टेंगुलर सरफेस ली गई होगी और पीछे वाली रेक्टेंगुलर सरफेस देख रहे हो ना बेटा, आगे वाली और ये उधर वाली रेक्टेंगुलर सरफेस और ये वाली, जब ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेस ली गई होंगी और इनको किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड किया गया होगा, ठीक है, तो जिस एंगल पर इन्हें इंक्लाइंड किया है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अच्छा अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता, लिख के बताओ फटाफट, टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी फास्ट लिखो बेटा, पढ़ा है ना मैथ्स में। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो फिर यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म ये ए कितना होता। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बता दिया मैंने। अब बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, करेक्ट, लिख दिया होगा, आई होप सो, है ना, 60 डिग्री लिख दिया, तो 60 डिग्री इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो
इस तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म निकाला जाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है, बट नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज क्या होता है ना, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का ना एनटीएससी में पूछा जाता है, ना 10th बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। हम सिंपली ये देखेंगे कि हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस प्रिज्म वाली कहानी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन कितने टाइम्स हुआ है, लिखकर बताओ फटाफट, फास्ट फास्ट। यहाँ पर बेटा रिफ्रैक्शन इस प्रिज्म से जब लाइट अंदर गई और बाहर निकल चुकी है, इस पूरे प्रोसेस में रिफ्रैक्शन कितनी बारी हुआ है ये आपको बताना है। बताइए। यू हैव 5 सेकेंड्स। 5 भी बहुत ज्यादा है, बट ठीक है 5 ले लो। कितना बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है? 2 टाइम्स। कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स। देखो, रिफ्रैक्शन हर बारी तब होगा जब मीडियम चेंज होगी। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब मीडियम चेंज होगी। तो क्या यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है? बिल्कुल। लाइट यहाँ से निकली, अंदर गई, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर लाइट यहाँ से निकली, बाहर गई, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम एयर से ग्लास, मीडियम चेंज, ग्लास से एयर, मीडियम चेंज। करेक्ट। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट इमर्जेंट रे। ये दोनों जहां पर मिल जाती हैं वो क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल कौन है? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ना यार, इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया, इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया, दोनों जिस पॉइंट पर मिल गए वो पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? चलिए, इतनी कहानी अगर आपको प्रिज्म की समझ आई तो अब हम आगे चलते हैं प्रिज्म के एक छोटे से एनिमेशंस पर। एनिमेशन है बहुत आसान, समझना बहुत आसान नहीं है तो हम तो है ही, है ना। देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा समझना भी नहीं है, सिर्फ इसमें ये देखो कौन सी लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है। सिर्फ ये देखो कौन सी लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, सिर्फ इतना देखो। देख लिया? क्या समझा? ये समझा कि हमारा जब लाइट बाहर निकल रही है, जब हमारी लाइट बाहर निकल रही है तो ये कुछ इस फॉर्म में निकल रही है। अच्छा, हम उल्टा लिख रहे हैं, YOR, ऐसे निकल रही है ना। रेड, फिर ऑरेंज, ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, ऐसे करके निकल रही है। और ये है हमारा प्रिज्म, ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है, समझ आ रही इतनी चीज? तो इस तरीके से कलर्स बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हमने क्या दी? यहाँ से हमने दी है व्हाइट लाइट। सो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड इनटू प्रिज्म, तब क्या होता है? डिस्पर्जन। तब क्या होता है? डिस्पर्जन। इसी को डिस्पर्जन कहा जाता है। क्या होता है डिस्पर्जन? बेंडिंग, या फिर आप कहो when white light is split into 7 colors, when white light is split into 7 colors, तब क्या होता है बेटा? तब हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रम। दिस इज व्हाट? स्पेक्ट्रम। दिस इज व्हाट? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोले तो बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्लियर है? डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम समझ आनी चाहिए। डिस्पर्जन मतलब व्हाइट लाइट है 7 कलर्स में बट गई, स्प्लिट हो गई, दैट इज डिस्पर्जन। फिर वो जो 7 कलर्स हमें मिले हैं, उस 7 कलर का बैंड वो है स्पेक्ट्रम। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हैं, रेड लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, वॉयलेट लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है,
तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी जो रेड कलर की लाइट है वो क्या हो रही है, इस रेड लाइट डेविएट मोर, ठीक है। और जो हमारी वॉयलेट है, वॉयलेट डेविएट्स लेस, उल्टा लिख दिया ना, रेड तो कम डेविएट हो रहा है, रेड कम डेविएट हो रहा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो इन्वर्स कर लेना, इसे उल्टा कर देना, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लिखोगे, उल्टा लिख दो, मोर लेस को उल्टा कर दो। देखो रेड कलर का पाथ अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो लाइट यहाँ पर कुछ, ये वाली लाइट सीधी जाती, ये व्हाइट लाइट को सीधी जाती, समझो समझो समझो। यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट लाइट कुछ सीधी जाती, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट से इतना डेविएट हुआ है कौन, रेड, ठीक है। इस लाइन से इतना डेविएट हुआ है कौन, वॉयलेट। तो ज्यादा डेविएट कौन हुआ अपने पाथ से, अपने पाथ से कौन भटका ज्यादा, वॉयलेट, ठीक है। तो वॉयलेट कलर डेविएट्स मोर और रेड डेविएट्स लेस। रेड क्या हो रहा है, वो कम डेविएट हो रहा है। अब इसके पीछे की कहानी समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रेड कम डेविएट हो रहा है और वॉयलेट ज्यादा डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, बहुत आसान है इसे समझना। देखिए क्या होता है, इसके पीछे की जो कहानी है वो रिलेट कर रही है एक फॉर्मूला से। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए डेविएशन, इसको भूलना नहीं, डी बोले तो डेविएशन, डी बोले तो डेविएशन। डेविएशन इज व्हाट, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1। या तो रट लो या तो सिंपल रट लो कि रेड है वो हमें सिंस डायग्राम में दिख रहा है ज्यादा डेविएट हो रहा है और वॉयलेट कम डेविएट हो रहा है। बट यहाँ पर बार बारी क्वेश्चंस पूछेगा अब बोर्ड्स, तो हमें ये चीज प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। देखो ये फॉर्मूला समझ आया, इस फॉर्मूले में d इज डेविएशन, a इज एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्शन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन कम। ये चीज क्लियर, पक्की बात। अब इस चीज को कैसे रिलेट करेंगे, इस चीज को रिलेट करेंगे हम बहुत सिंपल फॉर्मूला से जो हम पढ़ के आए, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी, ये ग्लास प्रिज्म में जिस लाइट की वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इस ग्लास प्रिज्म में किसी भी मीडियम में जिस लाइट की वेलोसिटी कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब वाइसा वर्सा। अच्छा, इस चीज को और कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब पिक्चर समझ आई। देखो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, हम सब जानते हैं। देखो यहाँ लिख रही हूँ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ कम। यहीं से पिक्चर स्टार्ट है। अब वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि रेड की स्पीड ज्यादा, वॉयलेट की स्पीड कम। ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंस जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, तो रेड की स्पीड ज्यादा तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो कैसा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सिंस वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी ना। स्पीड क्यों कम थी, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम थी, ठीक है। 2-3 बार बता चुकी हूँ, आप पक्के से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सिंस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस वो लाइट, और यहाँ से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन कम। तो हमने यहाँ लिखा रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो रेड वाली लाइट कम डेविएट होगी और वॉयलेट वाली लाइट ज्यादा डेविएट होगी। इसीलिए वॉयलेट वाली लाइट ज्यादा डेविएट होती है रेड वाली लाइट से।
इतनी ही कहानी है। देखो स्पीड प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, वेवलेंथ को रिलेट किया स्पीड से, स्पीड को रिलेट किया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने रिलेट किया डेविएशन से, और ये हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ठीक है ना, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज ये चीज आपको एक साथ ही कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं फटाफट से क्वेश्चंस पर, बहुत फास्ट निकलेंगे क्वेश्चंस। देखिए, A student observes the above phenomena in the lab as white light passes through a prism. ये बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक है, among many other colors he observed two positions of colors. बहुत सारे कलर्स इसके इन बिटवीन आए होंगे, पर उसने दो ही कलर्स पे ध्यान दिया, एक था वॉयलेट एक था रेड। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड, ये कौन सा फिनोमेना आ गया कि व्हाइट लाइट को पास करो प्रिज्म में से और 7 कलर्स निकलते हैं, ये कौन सा फिनोमेना है? तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ऐसा एग्जाम में छापना है। व्हाट इज द रीजन फॉर द वॉयलेट लाइट टू बैंड मोर देन द रेड लाइट? मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने लिया है CBSE 2021 के सैंपल पेपर में से, और आपको ये क्वेश्चन पकड़ाई में भी आ गया तो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से एकदम खट 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 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वॉयलेट लाइट ज्यादा डेविएट हो रही है रेड लाइट से। बिकॉज हम कह सकते हैं, अब आप यहाँ पर वही कहानी लिखोगे जो हमने वहां लिखी, अगेन आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम। ठीक है, सुनिएगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है। सिंस ऐसा है तो रेड की स्पीड या फिर वेलोसिटी में खेल सकते हो आप, स्पीड ज्यादा है वॉयलेट की स्पीड से। ठीक है, अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू C by V, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सिंस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसीलिए रेड लाइट ज्यादा डेविएट होती है वॉयलेट लाइट से। ठीक है, अगर आपको ये कहानी नहीं लिखनी, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें से 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाता है। 1 नंबर के लिए इतनी रामायण नहीं लिखनी तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप कि सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट is less than the refractive index of violet light, that's why red light deviates, एक सेकेंड, रेड लाइट डेविएट्स लेस, हमने कुछ उल्टा लिख दिया यार। रेड लाइट तो क्या होगी, डेविएट कम होगी वायलेट लाइट से। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंपल, इतनी कहानी नहीं लिखनी तो सिंपल लिखो, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कम है वायलेट से इसीलिए रेड लाइट ज्यादा, वायलेट लाइट ज्यादा डेविएट होगी और रेड लाइट कम डेविएट होगी। और हमने एनिमेशन में देखा है और यहाँ भी देख लो, देखो व्हाइट लाइट अगर सीधी जाती तो यहाँ जाती, रेड लाइट इतनी डेविएट हुई है, वायलेट लाइट इतनी डेविएट हुई है। क्लियर? चलिए फटाफट से चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपने देखा होगा जितने भी डेंजर सिग्नल है उसमें क्या होता है, देखो एक भूत बना होता है ऐसा हड्डियों वाला, है ना, बचपन में हम लोग बहुत बनाते थे इसे, कुछ ऐसा होता है ही हंसता रहता है और उसकी बड़ी बड़ी सी ऐसी बल्ज आंखें होती हैं। नॉट बैड यार, इतना बुरा भी नहीं है ना, ऐसा कुछ डेंजर साइन होता है। तो जितने भी डेंजर सिग्नल है उन सब पे रेड कलर होता है। ठीक है, ये सब रेड कलर्स के होते हैं, क्यों, क्या रीजन है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। देखो, इट कैन इजीली बी सीन फ्रॉम डिस्टेंस बिकॉज अमॉन्ग द कलर्स रेड लाइट, ऐसा होता है। ठीक है, बिकॉज वो बहुत रेड कलर हमें दूर से दिख जाता है, एकदम रेड कलर आते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम रेड कलर को, प्लस बहुत दूर से हमें दिख सकता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय फॉग, red color is scattered the least by smoke or fog, is absorbed the most by fog or smoke.
मोस्ट फास्टेस्ट इन एयर, इनमें से क्या करेक्ट है? तो करेक्ट है, आपको पता ही होगा, इज स्कैटर्ड द लीस्ट। क्यों? बिकॉज देखो, एक रिले स्कैटरिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग के। ये एक रेले स्कैटरिंग है, पावर 4। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो लाइट कम स्कैटर होगी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो वो कम स्कैटर होगी, दैट्स इट। इतना ही आसान है, ठीक है। अब एक चलते हैं लास्ट छोटे से क्वेश्चन पर। देखिए, इन्वर्ट कर दिया प्रिज्म को, बेचारा ऐसे सीधा बैठा था, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब ये बोला है कि नेम द कलर व्हिच इज एट थर्ड पोजीशन। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ऊपर से थर्ड पोजीशन पे क्या होगा। तो हम सिंपल ऐसे समझते हैं, जब हम प्रिज्म बनाते हैं व्हाइट लाइट ऐसे निकलती है, फिर बाहर जब निकलती है तो नीचे होता है विबग्योर, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसे कर दिया इनवर्ट, अब इसे कर दिया इनवर्ट, तो नीचे क्या आया? विबग्योर। अब बोला ऊपर से थर्ड कलर बताओ, तो ऊपर से थर्ड कलर है ब्लू, ऊपर से थर्ड कलर है ब्लू। लास्ट 2 क्वेश्चंस और पक्का लास्ट है, पक्का लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, व्हाई डू वी नॉट सी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है उसमें मैंने आपको बताया इंसिडेंट रेज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, बट ग्लास प्रिज्म के केस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। बेसिकली ग्लास प्रिज्म में आपने देखा कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के कभी पैरेलल नहीं होती। अब क्या होता है, आपका जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें इमर्जेंट रे बाहर निकलती है, ठीक है, उसमें भी 7 कलर्स होते हैं, उसमें भी 7 कलर्स होते हैं, बट बेटा जब वो बाहर निकलती है वो इतनी नैरो होती है कि वो जो 7 कलर्स बाहर निकलते हैं ना, वो अब लाइट खुद इतनी नैरो है, नैरो मतलब पतली है ना, लाइट खुद इतनी पतली है कि उसमें 7 कलर्स अंदर बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि जैसा व्हाइट लाइट को मिक्स करो 7 कलर्स मिलते हैं, वैसा ही 7 कलर्स को मिक्स करो तो व्हाइट कलर मिलता है। इसीलिए इमर्जेंट रे जब बाहर निकलती है हमें 7 कलर्स कभी नहीं दिखते, बिकॉज लाइट खुद इतनी नैरो है, उसमें 7 कलर्स हैं बट वो कंबाइन होकर व्हाइट दिख रहे हैं, ये है रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ऑल द कलर्स ऑफ लाइट आर ट्रैवलिंग इन ग्लास, ठीक है। अब विच कलर्स हैज मैक्सिमम स्पीड और किसकी है मिनिमम स्पीड? तो हमने अभी देखा है कि रेड कलर की स्पीड हो, रेड कलर जो है उसकी स्पीड है ज्यादा, वायलेट कलर की स्पीड है कम। अब सिंस उसकी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए उसकी स्पीड ज्यादा है और वायलेट की स्पीड कम है। अच्छा, वेवलेंथ मतलब समझते हो ना, बहुत आसान है, देखो ऐसे बता रही हूँ। वेवलेंथ मतलब एक वेव कितना ट्रेवल करती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा मतलब वो एकदम शू ट्रैवल कर जाती है, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वेवलेंथ मतलब जैसा हम ट्रैवल करते हैं तो हम बोलते हैं हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, अगर वही डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर रही है तो उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एंड है और एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। देखिए क्वेश्चन आता है कि अगर व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करें तो हमें 7 कलर्स मिलते हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि हम 7 कलर्स से फिर से व्हाइट लाइट बना ले? बिल्कुल। तो न्यूटन ने बोला कि ऐसा पॉसिबल है, आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, उस व्हाइट लाइट, उस 7 कलर्स के बैंड को जिसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, उसको फिर से एक इन्वर्टेड प्रिज्म में से पास करना है एंड यू विल गेट दी व्हाइट लाइट। और यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने आज का सेशन बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पढ़ा, वर्किंग पढ़ा, फिर प्रिज्म पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद हमने एक और चीज सीख ली, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेशन को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई सेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कहीं जाइएगा मत, और साथ साथ प्लीज प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चंस आज के थे इनको भी साथ साथ लगा लेना। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट हमारी फैमिली और ग्रो हो जाए। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और जो भी बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ।